हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो बजर्ड अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उस डॉग की डेड बॉडी के आसपास घूमता है। आगे पार्ट 3 है। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, sending him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो है अचानक से जोडी को कोई आवाज़ अपने पीठ पीछे सुनाई देती। वो जब देखता है तो उसे वो बच्चा दिखाई देता है जो उसके पास ही खड़ा है। जोडी को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता कि ये बच्चा इतने करीब कैसे आ गया है। जोडी अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन तभी जब जोडी हाथ बढ़ाता है तो वो उसके नरम गर्दन पर गले में जब हाथ फिराता है तो बच्चा स्नेहवश उसके और करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और कुछ देर के लिए बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them, it looked at him and bleated. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो बच्चा कुछ देर के लिए तो स्नेहवश जोडी के गले लगा रहता है और उसके बाद शायद उसको कुछ शक होता है या फिर वो थोड़ा सा डर जाता है। वो अपने लंबे और मजबूत पैरों को थोड़ा पीछे हटाता है। कुछ देर के लिए जोडी को भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस फॉन ने अपनी माँ डो को जोडी के द्वारा मारते हुए देख लिया था। खैर ऐसा हो या ना हो, लेकिन और जोडी को डर भी लगता है कि कहीं ये फॉन उसको लात से न मारे, पर ऐसा तो नहीं होता, बल्कि फॉन थोड़ी देर बाद पीछे बढ़ता है और पीछे बढ़ते हुए जो है थोड़ी सी भागने की कोशिश करता है। भागने की जब कोशिश करता है तो उसके कुछ 2-4 कदम चल करके उसके जो पैर हैं वो कहीं पर फंस जाते हैं। उसके पैर कहीं पर फंस जाते हैं। तो उसके पैर जहाँ फंस जाते हैं तो उसके बाद झाड़ियों में फंसने के कारण और वहाँ पर कुछ वाइन्स थे। वाइन्स का मतलब होता है ऐसे रेंगने वाले पौधे जिसमें कांटे हों। वाइन्स मतलब रेंगने वाले पौधे। और प्रिकलिंग वाइन्स मतलब होता है कांटेदार कुछ पौधे थे। वो उन्हें देखते हैं और वो देखने के बाद जो है
उनको ऐसा लगता है, वो फ़ोन उसमें फंस जाता है। फ़ोन के फंसने के कारण जो है जोडी उसको पकड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है। जोडी उसको पकड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है। जोडी उसकी तरफ देखता है और तब जोडी उसको अपनी भाषा में बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ये बात जोडी उसको बोलता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या वास्तव में जोडी उसको पकड़ करके ले जा पाता है अपने साथ, क्या फ़ोन वास्तव में उसके साथ जाता है, फ़ोन उसके साथ जाता है या नहीं जाता है, जोडी उसको ले जा पाता है या नहीं ले जा पाता है, आगे जोडी के साथ उसका कैसा व्यवहार रहता है फ़ोन का। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में पढ़ के हम समझेंगे कि क्या होता है और इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट व्हाट विल हैपन नाउ आफ्टर जोडी विल टेक हिम एट हिज होम। क्या होता है आगे और इस कहानी का एंड कैसे होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और स्टूडेंट्स, अगेन आई वांट टू रिपीट दैट प्लीज सबमिट योर नोटबुक्स on Wednesday and Saturday as you have told. Do it, because if you will submit your notebooks on every Friday, every Wednesday and Saturday, then your syllabus will be up to date. A very few number of students are submitting their notebooks systematically, so this is the instruction to you to submit it. That's all for today. Thank you very much. Stay at home, stay safe.